एक ऐसी रात की कहानी जहां एक गूंगी और बहरी लड़की पड़ जाती है एक खतरनाक सीरियल किलर की नजर में, जो पुलिस की आंखों में भी धूल झोंक सकता है। तो कैसे ये गूंगी बहरी लड़की उससे अपनी जिंदगी की दांव खेलती है? क्या वो जीतेगी या हारेगी? ये रोमांच से भरी कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। मूवी स्ट्राइप की पिटारे से निकली है एक और धमाकेदार कोरियन फिल्म मिडनाइट। डायरेक्टर ओ सियोंग क्वॉन, IMDb 6.4। दोस्तों, अगर आपको कहानियां सुनना अच्छी लगती है, आप इंजॉय करते हैं, तो प्लीज ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें, ताकि आपके जैसे और भी लोग हमारी इस फैमिली में जुड़ सके और हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक महिला रात के अंधेरे में ऑफिस से घर जा रही है। इतने में उसे सामने एक टैक्सी दिखी, लेकिन जब तक वो टैक्सी पकड़ पाती उससे पहले ही दो लड़के उस टैक्सी में सवार होकर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद पीछे से एक वैन में बैठे लड़के ने उसे मेन रोड तक लिफ्ट देने का ऑफर दिया, क्योंकि वो रास्ता काफी सुनसान है। लेकिन महिला ने ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेती, और वहाँ से जाने लगी। तभी उसे वैन से आती कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो दोबारा उस वैन की तरफ बढ़ी और देखकर चौंक गई कि वैन के अंदर बहुत सारे कोट पैंट टंगे हैं और वहीं नीचे एक आदमी की लाश पड़ी है। उस लड़के की शैतानी और पागलपन भरी आंखों से साफ समझ आ रहा है कि उसका अगला शिकार तैयार है। कुछ भी सोचने समझने से पहले ही उस महिला को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर उसने मार डाला। इस लड़के का नाम दोशिक है, जो कि एक साइको किलर है, जो खून करके खुद ही पुलिस को बुलाता है। उनके सामने एक आम आदमी जैसा बर्ताव करता है। यहाँ भी वो डरा सहमा बनकर उसने पुलिस को बयान दिया कि कुछ फॉरेनर्स वर्कर ने उस महिला की हत्या की है। खूनी ने इतनी सफाई से झूठ कहा कि पुलिस तक को उस पर विश्वास हो गया और उसे जाने दे दिया। पुलिस जब वहाँ से चली गई तो एक जीत की हंसी के साथ वो सिगरेट पीता है। अब इधर एक कॉल सेंटर में क्यूंगमी नाम की एक मूक और बधिर यानी गूंगी और बहरी लड़की काम करती है, जो कि साइन लैंग्वेज में कस्टमर से बातें करती है। क्यूंगमी के परिवार में कहा जाए तो बस उसकी माँ है, जो एक कपड़े सिलवाने की दुकान में काम करती है। महीना खत्म होने पर आज उसे अच्छी तनख्वाह मिली है। वो बहुत खुश है और अपने बाकी सहकर्मियों को जेजो आइलैंड की तस्वीर दिखाकर इशारा कर रही है कि अब वो अपनी बेटी के साथ वहाँ घूमने जा सकती है। क्यूंगमी की तरह ही उसकी माँ भी बोल और सुन नहीं सकती। क्यूंगमी के ऑफिस में आज क्लाइंट्स की एक डिनर पार्टी है। चूँकि वो सुन और बोल नहीं पाती, इसलिए उसे कभी ऑफिस पार्टीज में इनवाइट नहीं किया जाता। लेकिन आज वो अपने बॉस को उसे भी इनवाइट करने को कहती है। एक ही ऑफिस में सारे एम्प्लॉय एक ही समान है, तो इस तरह से उनमें अंतर क्यों करना। अब दूसरी तरफ एक और लड़की सियोंगजोंग को दिखाया गया। आज वो डेट पे जा रही है, पर उसका भाई जुंगटाक उसे कड़े आवाज में कहता है रात 10 बजे तक लौट आना। लेकिन जब उसने उसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो जुंगटाक अपने मृतक माँ बाबा से शिकायत करने लगा, और ये देख सियोजुंग को मानना ही पड़ा। माँ बाप के गुजर जाने के बाद जुंगटाक अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद रहता है। इधर ऑफिस डिनर के बाद क्यूंगमी माँ को लेने पहुंची। क्यूंगमी को देखते ही माँ खुशी से उसकी ओर दौड़ते हुए आ रही है। आज वो बहुत खुश है। तभी गाड़ी में लगे साउंड सेंसर में उसे बहुत तेजी से हलचल दिखाई दी। मूक और बहरे लोगों के लिए ये यंत्र है, जहां वो कोई भी उनकी तरफ आती आवाज की फ्रीक्वेंसी को डिवाइस में देख सकते हैं। और वो रेड अलर्ट देख माँ को इशारे से रुकने को कहती है। तभी एक बाइक स्पीड से उसके सामने से गुजरी। वो बाल बाल बची। क्यूंगमी माँ को बहुत डांटने और उस पर गुस्सा करने लगी, पर आज उसकी माँ बहुत खुश है। उसने हंसते हुए क्यूंगमी को अपनी तनख्वाह के बारे में बताया कि अब वो दोनों जेजो आइलैंड घूमने जा पाएंगे। ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई। घर के पास पहुंचकर उसने माँ को रास्ते में उतारा और इमरजेंसी बोर्ड के सामने इंतजार करने को कहा। फिर वो गाड़ी लेकर पार्किंग में रखने चली गई। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान है कि वो साइको किलर उन्हें ही देख रहा है अपने अगले शिकार के लिए। दोनों को इशारों में बातें करता देख वो समझ चुका है कि वो बोल और सुन नहीं सकते। कुल्हाड़ी हाथ में लिए वो क्यूंगमी की माँ का पीछा करने लगा। इधर जुंगटाक ने वापस आकर देखा कि सियोंगजोंग अभी भी घर वापस नहीं लौटी है और घड़ी में 10 बज चुके हैं। जुंगटाक ने उसे कॉल लगाया। जब सियोंगजोंग ने फोन उठाया तो वो और क्योंगमी की माँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। उसने कहा कि वो बस कुछ ही मिनट में घर पहुंच जाएगी, लेकिन खूनी सियोंगजोंग को देखते ही वही रुक गया और सोचने लगा कि किसे अपना अगला शिकार बनाए, एक बूढ़ी महिला को या नौजवान लड़की। उसकी आंखों में हैवानियत लालसा दिख रही है और वो सियोंगजोंग को मारने उसकी तरफ दौड़ा। काफी समय हो गए। अपनी बहन सियोंगजोंग को अभी भी घर न आता देख जुंगटाक को चिंता सताने लगी।
और वो उसे ढूंढने निकल गया। यहाँ खूनी एक दूसरा हथियार लेने अपने वैन के पास आया है और क्योंगमी गाड़ी पार्क करके वापस लौट रही है कि तभी बीच रास्ते में एक सैंडल उसके सामने से आ गिरा। वो खूनी अपनी गाड़ी से ये सब कुछ ध्यान से देख रहा है और कहने लगा, अगर ये लड़की सैंडल की तरफ बढ़ी तो मैं इसे मार डालूंगा। हुआ भी ऐसा ही। क्योंगमी को कुछ गड़बड़ लगी तो वो गली की तरफ गई और वहाँ उसे सियोंजुंग डरी और जख्मी हालत में दिखी। उसके पेट में चाकू से मारा गया है, खून बह रहा है। ऐसे में क्योंगमी मदद बुलाने जाने ही वाली है कि खूनी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। क्योंगमी की आंखों में खौफ दिख रहा है। इसके बाद खूनी उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने ही जा रहा है कि इतने में सियोंजुंग ने उसे धक्का मारा। मौका मिलते ही क्योंगमी वहां से भागते हुए कार पार्किंग पहुंची। खूनी भी उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट पहुंच गया। अब किसी तरह चुपके से क्योंगमी अपनी गाड़ी में घुसी और माँ को वीडियो कॉल करके उन्हें जहाँ है वहीं रुकने को कहा। इतने में ना जाने कब गाड़ी में घुसा बैठा खूनी चाकू दिखाकर उसे उसकी माँ के पास गाड़ी ले जाने को कहता है और क्योंगमी ने भी बड़ी चालाकी से यहाँ गाड़ी तेजी से ले जाकर एक दीवार के सामने ठोक दी। अचानक से हुए इस हादसे में खूनी को संभालने में जो समय लगा उतने में क्योंगमी फिर वहाँ से भागी। खूनी भी उसका पीछा करने लगा। क्योंगमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। रास्ते में पड़ी सियोंजुंग की सैंडल से खूनी नीचे गिर गया और क्योंगमी की जान में जान आई। जल्दी से भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचकर उसने स्ट्रीट इमरजेंसी बटन दबा दिया और साथ ही साथ रास्ते में सायरन बज उठे और कैमरा चारों तरफ तस्वीरें लेने लगा। ये देख खूनी पीछे हट गया और सियोंजुंग को अपनी वैन में ले जाकर इंतजार करने लगा। जब उसने देखा कि पुलिस अब तक नहीं आई तो उसने अपना हुलिया बदला। सूट और टाई पहनकर एकदम सभ्य बनकर उनके पास गया और बोला, मैं बहुत देर से अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपने किसी लड़की को देखा है? क्योंगमी ने खूनी को मास्क और टोपी में देखा था तो वो उसे पहचान नहीं पाई। फिर क्योंगमी ने पूछा, तुमने आसपास कोई संदेहजनक किसी को देखा है? हाँ, एक आदमी को टोपी और मुंह पे मास्क पहने मैंने भागते हुए देखा है। ये सुनकर क्योंगमी को थोड़ा सा भरोसा मिला और बोली, तुम्हारी बहन जख्मी हालत में वहाँ उस अंधेरी गली में पड़ी है। अब तीनों उस गली में जाते हैं। उस भयंकर सन्नाटे से भरे गली में माँ बेटी को ले जाकर खूनी उनकी शिकार करने की फिराक में है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ पहुंची। क्योंगमी ने पुलिस को सब कुछ बताया, पर जब वहाँ पुलिस गई तो उन्हें कोई भी नहीं दिखा क्योंकि खूनी सियोंजुंग को पहले ही वहाँ से हटा चुका है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए वही पार्किंग लॉट के ऑफिस पहुंची, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई ऐसी संदेहजनक चीज कुछ भी नहीं दिखी। अब लिफ्ट से उतरते वक्त क्यूमिंग की माँ ने उसे कहा, मुझे इस आदमी पर पता नहीं क्यों शक हो रहा है। अचानक ये इतना शांत कैसे हो गया? उस वक्त तो ये बहुत हड़बड़ा रहा था। जिसकी बहन खो गई है वो इतना ज्यादा शांत और निश्चिंत कैसे हो सकता है? और पता नहीं क्यों हमें भी बार बार अजीब तरह से घूर रहा है। इधर खूनी उन दोनों को उस पर होता शक समझ गया और कहा, अभी अभी मेरी बहन का मैसेज आया है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो लड़की जो आपको दिखी वो मेरी बहन नहीं है। क्योंगमी और उसकी माँ ने उस पर भरोसा कर लिया। अब पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। क्योंगमी ने जो जो देखा वो सब कुछ उसने विस्तार पूर्वक पुलिस को बताया, साथ ही ये भी कि उसने क्या पहना था। इसी दौरान एक शराबी आदमी की खूनी से किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। बात हाथापाई पे आ गई और इसी हाथापाई में खूनी के पॉकेट से एक सफेद रंग का मोबाइल फोन नीचे गिरा और वो जाकर क्योंगमी की माँ के हाथ लगा। उसके वॉलपेपर में एक लड़की की तस्वीर उसने देखी। वो और ध्यान से देखती कि इतने में खूनी ने उससे मोबाइल फोन ले लिया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर के उस शराबी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालते वक्त खूनी क्योंगमी के पास जाकर वो रिपोर्ट देखने को मांगता है। रिपोर्ट देखकर उसे अनुमान लग गया कि वो उसके बारे में जरूरत से ज्यादा जान गई है। रिपोर्ट पर क्योंगमी का पता भी लिखा हुआ है, जिसे खूनी बड़े ध्यान से देख रहा है। इधर क्योंगमी की माँ उसे इशारे में कहती है, यह आदमी मुझे जरा भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले लिफ्ट के समय उसने जो मोबाइल दिखाया था वो काले रंग का था और अभी मैंने एक सफेद रंग का मोबाइल देखा जिसके वॉलपेपर में एक लड़की की तस्वीर है। दोनों को बातें करते देख उनके चेहरे से खूनी ने अंदाजा लगा लिया कि दोनों को उस पर शक है। इससे पहले कि वो पुलिस को ऐसा कुछ भी कहे, एक शैतानी हंसी हंसते हुए वो क्योंगमी की माँ को देखने लगा। शायद वो उसका खून करता, लेकिन इतने में जोंगताक अपनी बहन की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। पुलिस को उसने तस्वीर दिखाई और फिर ये बताते ही कि उसकी बहन ने क्या पहना था, पुलिस उसे क्योंगमी और बाकियों को भी तस्वीर दिखाने को कहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी ही बहन की रिपोर्ट अभी अभी दर्ज करवाई है। सबसे पहले जोंगताक ने खूनी को तस्वीर दिखाई,
जाहिर है उसने पहचानने से मना कर दिया। क्युंगमी की माँ को उसे वो कहीं देखा हुआ सा लगा, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा। आखिर में जब क्युंगमी ने देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गई और उसने सारी घटना उसे बता दी। एक बार फिर से वही शराबी पुलिस स्टेशन में घुस आया। पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई और इतने में क्योंगमी की माँ को याद आ गया कि उसने खूनी के पास से मिले मोबाइल में उस लड़की की तस्वीर देखी थी। वो ये बात बताने ही जाने वाली थी कि खूनी ने उसकी बेटी को मारने की धमकी देकर उसे बिल्कुल चुप रहने को कहा। इसके बाद उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला और जुंगटाक को जैसे ही मारने गया, क्युंगमी की माँ चिल्ला उठी। पीछे मुड़कर जुंगटाक ने अपने हाथ से चाकू पकड़ ली। एकदम पागल सन की हंसी हंसते हुए खूनी बोला, हाँ, तेरी बहन को मैंने ही छुपा कर रखा है। शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी वो इस वक्त। उसे मारते वक्त वो कितना गिड़गिड़ा रही थी, तड़प रही थी और तुझे पुकार रही थी। अब तुझे भी मार कर मैं तुझे उसके पास भेज दूंगा। ये सब सुनकर तो जुंगटाक का खून खौल गया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी। जुंगटाक उस पर भारी पड़ रहा है, लेकिन खूनी एक साइको है, आसानी से छोड़ेगा नहीं और अब की बार वो उस पर भारी पड़ा। ये देख क्युंगमी फौरन बाहर पुलिस को बुलाने गई, पर वापस आकर देखा तो जुंगटाक खूनी को जान से मारने को है। पुलिस उल्टा समझकर जुंगटाक पे ही हमला कर उसे बेहोश कर देती है। पुलिस के पूछने पे कि यहाँ क्या हुआ था, खूनी बोला, युंगमी और उसकी माँ दोनों ही बोल नहीं सकते, इसलिए मैं जुंगटाक से बात करने गया तो पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, गुस्से में उसने मुझ पर हमला कर दिया। खूनी का बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दे दिया। इधर क्युंगमी और उसकी माँ के लाख समझाने की कोशिशों पे भी कोई फायदा नहीं हुआ और बड़े ही आसानी से खूनी हंसते हंसते पुलिस स्टेशन से निकल गया। अब जुंगटाक के होश आने पर जब उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनी तो पुलिस खुद पर शर्मिंदा और माफी मांगती है। इसके बाद पुलिस ने क्युंगमी और उसकी माँ को उनके घर छोड़ दिया। दोनों ही आज के हादसे से काफी घबराए हुए हैं, एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। डरते हुए क्युंगमी की माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी बॉस आई है। उसके घर पर कुछ सामान पड़ा है जिसे आज रात ही उसके घर तक पहुंचाना है। एक अर्जेंट डिलीवरी है। ना चाहते हुए भी क्युंगमी को ऐसे अकेला छोड़कर उसे बॉस के साथ जाना पड़ा। अब क्युंगमी अपना फोन देख रही है और ठीक उसके पीछे वही खूनी बैठा है जिसके घर का पता उसे रिपोर्ट से मिला। ना जाने वो कब चुपके से घर में घुसा, सारे साउंड सेंसर डिवाइस के तार काटे ताकि क्युंगमी को कोई शक ना हो। अब मारने के लिए उसने कुल्हाड़ी उठा ली और उसे मारने पहुंचा ही था कि क्युंगमी को शक हुआ और वो वहां से हट गई। कुल्हाड़ी ठीक उसके पीछे वाले जगह पर आ घुसी। जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वो एक कमरे में जा छुपी और फौरन जुंगटाक को मैसेज कर उसे मदद मांगी। खूनी ने कुल्हाड़ी की मदद से उस कमरे का दरवाजा भी खोल लिया। वो उसे अब की तब पकड़ता कि कोई रास्ता ना देख क्युंगमी ने खिड़की से छलांग लगाई। सच में ये दृश्य आपके भी रोंगटे खड़े कर चुकी होगी कि खुद की जान बचाने के लिए इंसान क्या क्या कर गुजरता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले ही खूनी ने उसके बाल पकड़ लिए और धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगा। बेबस क्युंगमी खूनी से खुद को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन खूनी उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद क्युंगमी नाखूनों से उसके हाथों पर नोचने लगी। एक समय बाद खूनी के उसे छोड़ते ही वो नीचे आ गिरी और वैसे ही हालत में वहां से भागी। खूनी ने भी बिना एक पल गवाए उसका पीछा किया। इस तरह बार बार शिकार हाथ से निकल जाने पर खूनी को उसे पकड़कर मारने में और मजा आने वाला है। वो भयानक संकीपन उसके चेहरे की हंसी में झलक रही है, जैसे कि एक चूहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। इधर जुंगटाक खूनी को क्युंगमी का पीछा करते हुए देख लेता है और वो भी उनके पीछे भागा। भागते भागते एक समय ऐसा आया जहाँ क्युंगमी रास्ते के डेड एंड पर पहुंच चुकी है। आगे और कोई रास्ता नहीं है। इस बार तो वो नहीं बच सकती, लेकिन एक बार फिर उसकी जान बच गई जुंगटाक के वहां आने से। वो बगल पर पड़ी एक साइकिल उठाकर उस पर हमला करता कि खूनी ने उसके सामने शर्त रख दी, अगर वो क्युंगमी को उसके हवाले छोड़ दे तो वो उसकी बहन का पता उसे दे देगा। अपनी जान से भी प्यारी बहन को बचाने के लिए उसने उसकी ये शर्त मान ली और खूनी ने उसे पता दे दिया। जुंगटाक क्युंगमी को सॉरी कहकर वहां से चला गया। जब वो उस पते पर पहुंचा तो वहां उसकी बहन कहीं नहीं मिली और बाद में पता चला कि खूनी ने उसे बेवकूफ बनाकर क्युंगमी के घर का ही पता दिया था। तभी क्युंगमी की माँ घर लौटी। जुंगटाक ने उसकी बेटी की सारी खबर उसे बता दी। दूसरी तरफ खूनी अब क्युंगमी के ऊपर चढ़कर बैठा है उसे मारने के लिए। असहाय क्युंगमी क्या करेगी, और तभी उसने मुट्ठी भर मिट्टी उसके मुंह पर दे मारा, जिससे उसे एक और बार भागने का मौका मिल गया।
भागते भागते उसने अचानक सेओजुंग को खूनी के वैन से बाहर निकलते हुए देखा। बहुत खून बह रहा है उसका। क्योंमी सोचने लगी कि अब वो क्या करे, खुद की जान बचाए या भागकर सेओजुंग की मदद करे। अंत में उसने मदद करने की सोची। वो सेओजुंग को लेकर एक जगह छुप गई और फोन देकर उसे अपने भाई को फोन करके खबर देने को कहा। फिर उसके पास से चाकू लेकर वो बाहर निकल गई। इधर खूनी भी पीछा करते हुए जब अपनी वैन के पास पहुंचा और सेओजुंग को वहां ना पाकर वो पागल हो उठा। फिर उसे खून दिखाई दिया। उसका पीछा करते हुए ऐसे में क्योंमी दूर से उसे आवाज देकर इशारा करने लगी। खूनी समझ गया कि वो सेओजुंग को बचा रही है, लेकिन उसके ऊपर अभी क्योंमी को मारने का खून सवार है। वो उसके पीछे दौड़ा। यहाँ सेओजुंग ने अपने भाई जुंगताक को फोन करके सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच गए। उसने उसे ये भी बताया कि उसे बचाने के लिए ही क्योंमी ने अपनी जान को जोखिम में डाला और नीचे शहर की तरफ भागी। ये सुन जुंगताक और क्योंमी की माँ भी उस तरफ दौड़े। यहाँ क्योंमी सुनसान जगह से दूर भीड़ भाड़ जगह में आई है ताकि खुद को बचा सके। वो लोगों के पास जाकर मदद मांग रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा और उसके हाथ में चाकू देखकर तो लोग उसे ही पागल समझ रहे हैं। क्योंमी को इस तरह देखकर खूनी को बड़ा मजा आ रहा है। जैसे मरने से पहले मछली तड़पती है, वैसे ही क्योंमी भी बचने के लिए तड़प रही है। अब खूनी ने सबसे ये कहा कि वो उसकी बहन है और उसे ही लेने वो यहाँ आया है। लोगों को खूनी के प्रति सहानुभूति करता देख क्योंमी समझ गई कि वो पकड़ी जाएगी और एक बार फिर वहां से भागी। लेकिन इस बार वो खूनी की आंखों से ओझल होने में कामयाब हो गई। जब खूनी को लगने ही लग गया कि क्योंमी उसके हाथों से निकल चुकी है, इतने में 3 फौजी क्योंमी को पकड़े उसी के पास ले आए, क्योंकि उन्होंने भी यही समझ लिया था कि वही उसका भाई है। उसके हाथों से चाकू छीनकर खूनी के हाथों में पकड़ा दी। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब खूनी उसे गली में ले जाकर मारेगा कि इतने में जुंगटैक वहां पहुंच गया। दोनों के बीच बहुत मारामारी हुई। जुंगटैक ने खूनी को गला दबाकर मार ही डाला। उसके बाद जुंगटैक क्यूमिंग को बता रहा है कि उसकी माँ भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आई है और उसी वक्त खूनी ने अपनी आंखें खोली। सब कुछ सुन रहा खूनी ने अचानक जुंगटैक पर हमला किया, लेकिन वो दोनों में से किसी को भी मार नहीं पाया। वो खून करने को इतना ही बेताब हो उठा है कि उसने कहा, मैं तुम्हें तो नहीं मार पाया, लेकिन अब देखो मैं कैसे तुम्हारी माँ को मारकर ही दम लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। क्योंमी और जुंगटैक भी उसकी माँ को ढूंढने निकल पड़े, पर पहले खूनी को उसकी माँ दिख गई। वो बोला, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो वो उस गली के अंदर है, तुम्हें अभी वहां जाना होगा, तुम्हारी बेटी जख्मी हालत में पड़ी है। उसकी माँ जानती है कि वो उसे झूठ कह रहा है, लेकिन अगर उसकी बातों में 1% भी सच्चाई है तो भी वो अपनी बेटी के लिए उसके साथ जाएगी। और खूनी के साथ वो जाने लगी। अब अचानक क्योंमी खूनी की तरफ दौड़ते हुए उसके पास आकर उसके पेट में छुरा फूंक देती है, लेकिन खूनी हंसने लगा और बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें तो ठीक से छुरा भी पकड़ना नहीं आता है। देखो तो मुझे मारने की बजाय तुमने खुद का ही हाथ काट डाला। तभी उसने खूनी का हाथ उसी छुरा पर पकड़ाकर दूर छिटक गई और अब खूनी ने देखा कि क्योंमी ने अपने हाथ नहीं बल्कि अपने पेट में छुरा भोंका था। वो ऐसा कुछ करेगी, खूनी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहां खड़े सभी लोग उसे घूरने लगे और वो सबको चीख चीख कर बता रहा है, मैंने इसे नहीं मारा है, मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस भी अब तक वहां पहुंच गई और खूनी को घेर लिया गया। यहाँ क्योंमी ने उसे उसके ही पैतरे से हराकर उसे खूनी साबित कर दिया। ये बात वो अपनी हंसी से उसे समझा देती है। ये देख खूनी गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उस पर हमला करने जैसे आगे बढ़ा, पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी। इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो दोबारा से उठकर क्योंमी को मारने उठा। तभी जुंगटैक ने आकर उसे जोर से धक्का दिया। खूनी इस बार मारा गया। उसकी मौत के साथ इस भयंकर रात का भी खात्मा हुआ। आखिर में हम चारों को उसी जेजू आइलैंड में एक साथ छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं। इस हादसे ने उन्हें करीब ला दिया, क्योंकि चारों एक ही हादसे के शिकार थे। यादों के तौर पर चारों एक तस्वीर भी खिंचाते हैं और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी भी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, क्योंमी की कहानी से हम यही सीख ले सकते हैं कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन खुद के अंदर की आवाज, आत्मविश्वास, सही गलत की परख को कभी अनदेखा ना करें। अब मैं भी आपसे इजाजत लेती हूँ। मूवीज ट्राइब में दोबारा एक और कहानी लेकर हाजिर होंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।